Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Good afternoon, sir. Good afternoon. Yes. Good afternoon, sir. Good afternoon. So we will do revision for atoms and molecules, right? थोड़ा समय हो गया ये चैप्टर करके, तो इसका एक क्विक रिवीजन, right? Yes, sir. चलिए थोड़े से मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस करेंगे. वही इसका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो है वो मोल कॉन्सेप्ट है. आना तो सब कुछ चाहिए, लेकिन ये जो चीज है ये आगे भी बहुत यूजफुल है. ये इसमें एक नई चीज जो हमने सीखी है, तो उस पर थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट्स 360 20 moles. गुड मॉर्निंग. 20 moles of water. हाँ Morning, sir. Good morning, sir. हाँ, गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. Second option. सेकेंड ऑप्शन, राइट. बट ऑप्शन देखिए, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए. ऑप्शन सेकेंड नहीं है कहीं पे, राइट. ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट है. ऑप्शंस यहाँ शुरू होते हैं. Yes, sir. तो खाली Sir, सेकेंड. third and second and fourth सही है. हाँ, तो D option. सबसे पहली बात क्या है कि ग्राम मॉलिक्यूलर mass of water is equal to 18 grams, right? So 360 grams is equal to 360 by 18 moles, which is 20 moles, right? तो हमें ये वाला ऑप्शन पता चल गया, ठीक है. अब हमें ये भी, टू तो गलत है ही. अब ये क्या है? दिस इज एवोगैड्रोस नंबर, सो ऑब्वियसली इट हैज टू बी एवोगैड्रोस नंबर इनटू 20, व्हिच इज दिस नंबर. ओके, दिस इज एवोगैड्रोस इनटू 20. व्हाई? बिकॉज 2 को यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये 12 पॉइंट हो जाएगा, तो एक 0 वहां से आ गया, एक 20 का आ गया, ये 25, राइट. दिस इज द वे टू सी इट. सो डी इज द करेक्ट आंसर. Okay. Yes, sir. Which of the following statements is not true about an atom? ठीक है, ये नॉट का बहुत ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स में, अक्सर इसकी वजह से गलती होती है. चलिए, atoms are not able to exist independently. Atoms are the basic units from which molecules and ions are formed. ये तो सच है. Good afternoon, sir. Good afternoon. Atoms are always neutral in nature. ये भी सच है. Atoms aggregate in large numbers to form the matter that we see, feel or touch. ये भी सच है. तो अब ये पहले वाला सच है या नहीं है, इसको एक बार फिर सोच लीजिए. Atoms are not able to exist independently. क्या ये सच है या नहीं है? Atoms can exist independently, right? Yes, yes, sir. Okay, atoms can exist independently, तो ये गलत है, right? क्योंकि there are some atoms which are not very stable, there are some atoms which are very stable, means their molecule is the atom itself, right? तो इसलिए atoms can, it's not like atoms can't exist independently ever. सर आपकी साउंड क्लियर नहीं आ रही. अच्छा, और तनिष्का को नहीं आ रही है क्लियर, बाकी और कोई बताए, क्योंकि अभी तक सबको आ रही है.
हाँ तो हमें तो तनिष्का, आ रही है। अच्छा तो तनिष्का एक बार आप अपना थोड़ा एडजस्टमेंट करके देखिए उसका, क्योंकि औरों को आ रही है क्लियर, तो प्रॉब्लम इस साइड से नहीं है। ठीक है, तो द आंसर इज ए, विच इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। ये थोड़ा सा कठिन है सवाल, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि मॉलिक्यूल है वो जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, राइट? इस वजह से थोड़ा सा यहाँ डाउट हो सकता है, लेकिन जब आप सारे ऑप्शन पढ़ लेते हो तब ये क्लैरिटी आ जाती है कि यही है जो करेक्ट नहीं है। द केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन गैस इज N2 N। ठीक है, तो देखिए ये सर तो बी गलत ऑप्शन है, N2। ये तो गलत है। सर एन यस डी। सर। हाँ ठीक है, देखिए पहले एक एक करके हम सारे ऑप्शन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि थोड़े से क्वेश्चंस हल्के से ट्रिकी हैं, बहुत आसान नहीं है। इतना सिंपल नहीं पूछूंगा ना मैं अब आपसे, आप बड़ी क्लास में है, राइट? तो ये n Yes, प्लस तो क्या है, n प्लस तो कुछ होता ही नहीं है, राइट? ये क्या है, इसको तो हटा दो। सर बता। यस सर। अब प्रश्न ये उठता है, ये n है केमिकल सिंबल या n2 है? ये दोनों ही तो नाइट्रोजन होते हैं। सर N2 सर मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करेगा सर एक। हाँ, और n और करेगा सर नाइट्रोजन एटम गैस को। मॉलिक्यूल है। और क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है नाइट्रोजन गैस। गैस कैसे बनती है नाइट्रोजन की? एटम्स फ्लोट कर रहे हैं या मॉलिक्यूल फ्लोट कर रहे हैं हमारे चारों तरफ? मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स कर रहे हैं। तो मॉलिक्यूल। जब हम गैस की बात करते हैं उसमें एक भी एटम इंडिविजुअली नहीं है नाइट्रोजन के केस में, राइट? तो दिस इज द करेक्ट आंसर। ए और सी तो कोई भी गलत समझ लेगा, इश्यू है बी और डी के बीच में, ठीक है? और यहाँ पे ट्रिक है, नाइट्रोजन गैस लिख दिया उसने। अगर उसने पूछा होता केमिकल सिंबल फॉर नाइट्रोजन, तो इस क्वेश्चन का कोई भी आंसर नहीं दे सकता, राइट? क्योंकि फिर N2 भी है, N भी है, कैसे बताओ? उसने गैस बोलकर ये क्वेश्चन हमारे लिए आंसरेबल बना दिया है, वरना ये आंसरेबल नहीं होता। ठीक है, समझ आ गई ये बात? ये बहुत बारीक डिफरेंसेस हैं जो हमें समझ आने चाहिए। द केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम इज, राइट? ये तो सर बहुत डी ही ऑप्शन आसान है, N। राइट? ये तो डी। Na है। ये क्यों है क्वेश्चन यहाँ पे? वो केवल, ये तो होता ही नहीं है, ये आपको हमेशा से पता है। केवल ये यस जताने के लिए है कि इस तरह हम कभी भी सिंबल को नहीं लिख सकते। जो फर्स्ट लेटर है केवल सिंबल का वही कैपिटल होता है, जो उसके बाद जितने भी लेटर्स आएंगे सेम सिंबल में वो छोटे ही आएंगे। यूजुअली दो ही होते हैं मैक्सिमम, राइट? लेकिन आर्टिफिशियल एलिमेंट्स में ज्यादा भी होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड वे द हाइएस्ट? हाउ वुड वी डू दिस क्वेश्चन? कैसे करेंगे? पहले ये बताइए कैसे करेंगे, फिर करने में तो समय लगेगा इसे। हम ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे हर एक का, ठीक है? यस सर। और उसको नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल क्वांटिटी हमें मास में आ जाएगी, राइट? और जो फिर सबसे बड़ा होगा सो होगा सबसे बड़ा, राइट? तो अब हम इसको कैसे करेंगे? इसको कहेंगे 0.2 मोल्स इनटू ग्राम एटॉमिक मॉलिक्यूलर मास, 12 into 12 plus 22 into 1 plus 11 into 16, right? Which is सर equal to 0.2 into 144 plus 22 plus 176, right? So this becomes 30, no, not 230, 330, 330, 2, 3,
42, right? 3, 42 into 0. Okay, it is equal to 68. Okay. 68. Ab, Yes, this sir. will become 2 into 12 plus 2 into 16. Okay, is equal to 2 into 32 plus 38. 88. Okay, 88 grams. This one is 2 into calcium is 40 plus 12 plus 3 into 16. Okay, so this is 48 plus 60 plus 200. Okay, and this is 18 into 10, 180 grams. Yes, sir. Okay, so 180. C is the answer, 200. Okay, so it's a bit Yes, of a sir. calculation but easy question, थोड़ा सा मेहनत का question. Which of the following has maximum number of atoms? So बस वही question है, उसमें कभी number of atoms पूछ लेंगे, कभी number of moles पूछ लेंगे, ठीक है ना, कभी grams पूछ लेंगे, तो बस वही एक manipulation है. तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं. एटम्स तो बहुत बड़ा नंबर होता है, दैट विल जस्ट वेस्ट आवर टाइम, राइट. तो हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे और जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं उसी के नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा. नो नो, नॉट नेसेसरीली, सॉरी. द क्वेश्चन हियर इज एटम्स, और ये मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी एटॉमिसिटी अलग अलग है, राइट. तो अब हम कैसे करेंगे, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. सो नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे. कितने मोल है ये वाटर का, सर 1 1 मोल आ मोल जाएगा. है, ठीक है. तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए, 3 सर इंटू Na, क्योंकि 3 एटम्स होते हैं एक मॉलिक्यूल. हमें एटम्स पूछा है उसने, अंडरस्टूड. तो 3 Na है इसका आंसर. अब इसका निकाल लेते हैं. 18 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन कितना हुआ, 18 बाय 32 मोल्स इंटू 2, क्योंकि 2 एटम्स होते हैं इसमें, राइट, इंटू Na. into Okay, Na. so which is 16. So this is 9 by 8 Na. Okay, now let's do this one. So CO2, O2 is 32 plus 44, right? So 18 by 44, but इसमें कितने एटम्स है, 3 है, into 3 Na. Okay, so which is what, 54, 27.22. 27 by 22. Okay, now let's find this. Okay, CH4 16. Okay, 18 by 16 into their 5. Yeah. 16. Okay, so which is 9. 9 upon 8. 5 upon 8. 35 upon 8. राइट. Na तो सब में सेम ही है, उसको भूल जाते हैं अब, राइट. तो अब ये सबसे बड़ा इसमें नंबर कौन सा है, राइट. ये तो छोटे हैं ही, दीज आर जस्ट अबव 1. ओके, ये 3 है और ये कितना है, ये जो है 5 से भी बड़ा नंबर है. 5 पॉइंट सर आ जाएगा. हाँ, तो दिस इज ग्रेटर देन 5 Na. यस सर. तो ये जो है यही सबसे बड़ा नंबर है, D. There is no need for us to calculate the exact number, right? We know it is greater than 5, बाकी सब 5 से छोटे, ठीक है. So it's a good question, क्योंकि देखिए उन्होंने क्या पूछ लिया, एटम्स पूछ लिया, क्योंकि अगर मोल्स निकाल के छोड़ के कर दिया क्वेश्चन तो गलत हो जाएगा. ओके, let's do another question. Which of the following contains maximum number of molecules?
अब इसमें जो है हम डायरेक्टली मोल्स देख लेते हैं कितने और हो गया, राइट। तो इसमें कितने मोल्स हैं, 1 अपॉन अभी अभी हमने निकाला था 44, ठीक है। दूसरे वाले में कितने हैं, ए में इतने हैं, बी में देख लेते हैं, 1/28 1 अपॉन 28, और इसमें मोल्स हैं 1/2, 1/2 और इसमें है 1/60, 1/60 राइट। तो ऑब्वियसली दिस इज द बिगेस्ट नंबर। यस सर। ओके, मतलब देयर वाज नो नीड टू डू दिस ऑल, राइट। अगर आपके पास जैसे रैपिड फायर टाइप ऑफ क्वेश्चंस होते हैं जहां पे आपको समय बचाना काफी जरूरी होता है, राइट, तो वहां पे तो आपको ये आंसर एकदम दिख ही जाएगा कि जो सबसे लाइटर एलिमेंट है उसके मोल सबसे ज्यादा होंगे, क्योंकि ये यहाँ पे आसानी क्या है कि सब 1 ग्राम 1 ग्राम 1 ग्राम, राइट। So we can just say the lightest element or the lightest compound will have the most number of molecules, जो हमें दिख ही रहा है कि H2 तो lightest होता ही है, तो उसमें सोचना क्या, राइट। यही क्वेश्चन में कैलकुलेशन की जरूरत पड़ जाती है। अगर ये फिगर्स जो हैं 1 ग्राम होता, कहीं पे 3 ग्राम्स होता, तब तो थोड़ा कैलकुलेशन लगता। मास ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन इज, how can we find the mass of 1 atom of oxygen? ठीक है ना, तो उसका ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है, 16 ग्राम्स, और उसमें कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं, एवोगैड्रोस नंबर व्हिच इज 6.023 into 10 raised to the power 20, राइट। तो ये होगा व्हिच इज दिस 20. ओके। Yes sir. 3.42 grams of sucrose was dissolved in 18 grams of water in a beaker. The number of oxygen atoms in the solution are. This is a very good question. ये कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? सबसे पहले सुक्रोज क्या होता है बताइए। शुगर। हाँ, तो उसका फॉर्मूला आपको पता है, अभी अभी हमने देखा था। उसका फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, राइट। तो अब हमने इसका जो है ग्राम एटॉमिक ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी निकाला था, याद है, अभी अभी निकाला था, तो अब दोबारा नहीं निकालेंगे। 342 आया था, राइट। देखिए हमने अभी कहाँ किया था, यहाँ किया था, ये देखिए 342 आया था, राइट। हाँ, तो हम ये कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगाएंगे, हमने अभी अभी निकाला है, क्योंकि वरना कोई याद रखने जैसी चीज नहीं है, लेकिन हमने अभी अभी निकाला है। तो 342 है, तो ये कितने मोल्स हो गए, मोल्स सुक्रोज के 0.01 मोल्स हो गए सुक्रोज, राइट। यस सर। अब लेकिन ये मिला दिया हमने पानी में, ऑक्सीजन तो पानी में भी होती है, एटम्स ऑक्सीजन के, राइट। हमारे पास कितना पानी है, 1 मोल ऑफ वाटर, ठीक है। इसमें कितने, मतलब इसके अंदर कितने वो है हमारे पास ऑक्सीजन एटम्स, Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में एक ही ऑक्सीजन होता है। लेकिन सुक्रोज के कितने हैं हमारे पास, 0.01 into 11 Na ऑक्सीजन के एटम्स, राइट, विच इज 0.11 Na। तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल हो गया 1 + 0.11 Na, which is 1.11, right. Now we will have to do this calculation.
1.11 into 6.023 into 10 raised to the power 2. Right? Now you can do that calculation, or the other way is you can clearly see that only this number can match it. Right? It's very easy to see that. Okay? Because you can do with 1.1 for a rough number, you will get a 6.6 kind of a number. No other number is close to that. So I would not even do this full calculation. I would just say that this is the A is the answer. But it is a very good question because people can make mistakes at multiple places, right? People can miss out the water, etc. Okay? काफी अच्छा question है. चलिए. A change in the physical state can be brought about only when energy is given to the system, only when energy is taken out from the system, when energy is either given to or taken out from the system without any energy change. Without any energy change. What is the right answer? D option. D. Why D? सर फिजिकल चेंज में सर एनर्जी की जरूरत नहीं थी. हाँ, तो उसी वजह से ही ये क्वेश्चन एक्चुअली पूछा गया है, राइट? क्योंकि क्या होता है कि ये जब हम फिजिकल केमिकल चेंजेस पढ़ते हैं यूजुअली, तो एक थोड़ा सा ना दुख की बात है कि वो इस तरह से प्रेजेंटेड होते हैं बुक्स में कि कई बार कंफ्यूजन हो जाता है. ठीक है, उसमें हमारा ये होता है कि केमिकल चेंजेस में देयर इज अ चेंज इन टेम्परेचर, राइट, यूजुअली. लेकिन फिजिकल चेंज नहीं पूछा है उसने. क्या पूछा? चेंज इन फिजिकल स्टेट पूछा. ठीक है ना? ये स्पेशल टाइप ऑफ फिजिकल चेंज है. मतलब कि बर्फ का पानी बन जाना, राइट? पानी का बर्फ बन जाना, राइट, ये स्टेट चेंज होता है. यस सर. या फिर पानी का स्टीम बन जाना, इसको स्टेट चेंज कहते हैं. अब ये तो हमें पता ही है कि इसमें हीट एक्सचेंज होगा. यस और बिना हीट एक्सचेंज के आप स्टेट कैसे बदल दोगे? नहीं बदल सकते आप, राइट? या तो मतलब आप बदल सकते हो बिना हीट के, एक्चुअली आप कर सकते हो, तो तब ये क्वेश्चन थोड़ा कठिन हो जाएगा. ठीक है, आप अच्छा आप बताइए मुझे कि आप कैसे कर सकते हैं बिना हीट के स्टेट चेंज? सर प्रेशर. वेरी वेरी गुड चंदन, वेरी गुड आंसर, राइट? प्रेशर चेंज करके भी हम कर सकते हैं. आप एक आइस का टुकड़ा लीजिए, ठीक है, और घर पे ये आप करके देख सकते हैं कि आप इसको प्रेस करिए एक धागे से. ठीक है, एक धागा रख के इसको ऐसे खींचिए धागे. यू विल फाइंड कि द थ्रेड विल गो इनसाइड द आइस क्यूब. आइस क्यूब ही रहेगा और थ्रेड उसके बीच में से चला जाएगा और ये ऐसा बन जाएगा. जैसे कि मिश्री में धागा होता है अंदर, उस तरीके से उसके अंदर धागा आप डाल सकते हैं. क्यों? क्योंकि जब आप यहाँ प्रेशर लगाएंगे ये पानी बन जाएगा, धागा अंदर जाएगा और जैसे ही प्रेशर हटेगा धागा जाने से अंदर, ऊपर वापस आइस बन जाएगी. और आप एक जो आइस क्यूब है उसके अंदर धागा पिरो सकते हैं बिना छेद कर. किसी ने किया है आज तक ये घर पे? किसी ने ये करा है ना? ये तो एक अच्छी ट्रिक होती है जो आपने काफी छोटी उम्र में की होगी शायद, राइट? तो ये अगर आप करके देखेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि बिना हीट दिए भी स्टेट चेंज हो सकती है, राइट? लेकिन
ये मेरे ख्याल से जिसने क्वेश्चन बनाया उसने वो चीज नहीं सोची उस समय, राइट? सो द आंसर विल बी इन जनरल, मतलब दिस इज अ वेरी स्पेशल केस, इन जनरल द आंसर विल बी सी। तो मेरे हिसाब से अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है तो आंसर सी ही माना जाएगा, ओके, ऑल्दो इट कैन बी डन विदाउट, ओके, अंडरस्टूड? यस सर। Which of the following represents a correct chemical formula? ठीक है, इनमें से करेक्ट केमिकल फॉर्मूला कौन सा है? तो हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि फॉर्मूला करेक्ट है या नहीं है, पहले ये बताइए। बताइए, फॉर्मूला सही है या नहीं, कैसे पता करते हैं? सर इनकी वैलेंसी सर क्रॉस वैलेंसी से चेक करेंगे। हाँ बिल्कुल, जो हम वो वैलेंसी क्रॉस ओवर करते हैं उससे चेक करेंगे, राइट? तो देख लीजिए, Ca की क्या होती है, 2 होती है, Cl की 1 होती है, तो CaCl2 बनना चाहिए, राइट? तो ये गलत है। यस सर। अब बिस्मथ और PO4, राइट? अब प्रॉब्लम ये है कि इनकी हो सकता है आपको याद ही ना हो। PO4 की तो याद होनी चाहिए, 3 माइनस होती है, राइट? लेकिन बिस्मथ की क्या होती है ये शायद याद ना हो। ये तो हमने जो आयंस अपने पॉलीएटॉमिक आयंस पढ़े हैं उसमें फॉस्फेट ही था जो 3 वैलेंसी वाला था हमारे सामने, तो ये तो याद रखना चाहिए हमें, राइट? लेकिन ये बिस्मथ, अब ऐसे कितने एलिमेंट्स याद रखेंगे, हमें नहीं याद है, छोड़ दो, ठीक है? चलिए आगे देख लेते हैं। ये तो N की क्या होती है, 1, एस सल्फेट की होती है 2, तो ये Na2SO4 होना चाहिए, राइट? यस सर। और सल्फर की होती है 2 और सोडियम की होती है 1, तो ये Na2S होना चाहिए। तो यही बचा हमारे पास, हो ना हो यही सही है, ठीक है? बिस्मथ की भी 3 ही होती है, सच्चाई ये है, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता हूं कि हमें याद हो, राइट? क्योंकि हम इतना ज्यादा बिस्मथ के बारे में तो पढ़ नहीं रहे, लेकिन हाँ फॉस्फेट पता होना चाहिए 3 होता है, सल्फेट क्या होता है, 3 होता है, नाइट्रेट 2 होता है, सॉरी सल्फेट 2 होता है, फॉस्फेट 3 होता है। नाइट्रेट की क्या होती है वैलेंसी, नाइट्रेट NO3, इसकी क्या वैलेंसी होती है, किसी को याद 3। है? अच्छा देखिए, इसका ना तरीका क्या है, मैं तो आपको बताता हूँ, केमिस्ट्री में ना मेरे को सब समझ आता है, याद नहीं रख सकता, राइट? उतनी अच्छी मेमोरी नहीं है जितनी कुछ लोगों की होती है, मैं नहीं याद रख सकता, तो कैसे याद रखें? अब ये रटना तो बड़ा मुश्किल काम है। अब देखिए, ये तो किसको याद नहीं होता है कि नाइट्रिक एसिड क्या होता है, ये तो सबको याद होगा कि इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। मेरे ख्याल से पूरी क्लास में ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जिसको ये याद ना हो, राइट? तो अब आप देख लीजिए नाइट्रेट की क्या होती है, 1 होती है। उसी तरह आप सल्फेट की भूल जाएं तो आपको H2SO4 तो याद रहेगा ही। सल्फ्यूरिक एसिड को हम नॉर्मली भी H2SO4 ही बोलते हैं, राइट? तो वो तो ऐसा नहीं है कि आप भूल जाएंगे, HNO3 तो नहीं भूल जाएंगे, राइट? तो वहां से आपको याद आ जाएगी। हाँ, लेकिन अब थोड़ा सा फॉस्फेट याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जो फॉस्फरस एसिड है या फॉस्फरस एसिड है, सॉरी, उसको हम यूजुअली फॉस्फरस ऑक्साइड, फॉस्फरिक एसिड, इनको हम इतना याद नहीं रखते क्योंकि इनके रिएक्शंस नहीं होते हैं, राइट? तो वो हमें अलग से याद रखना पड़ेगा, हर एक चीज तो एग्जाम्पल से नहीं चलेगी। लेकिन नाइट्रेट भूलने का आपके पास कोई एक्सक्यूज नहीं, ठीक है? नाइट्रिक एसिड याद है तो नाइट्रेट याद होना चाहिए,
ठीक है ना, सल्फ्यूरिक एसिड याद है तो सल्फेट याद होना चाहिए। अब उसी तरह से आपको ये सल्फर का मान लीजिए भूल रहे हैं आप, तो सल्फर का कौन सा कंपाउंड ऐसा है जो आप हमेशा याद रख सकते हैं? एनीबॉडी? सल्फर का कंपाउंड जो हमेशा याद रहता ही रहता है हर किसी। What is this? Can somebody tell me what is this? सल्फ्यूरिक एसिड। Huh? Sorry? सल्फ्यूरिक एसिड। नहीं नहीं, सल्फ्यूरिक एसिड कैसे? सल्फ्यूरिक एसिड तो ये होता है ना, H2SO4 बोलते तो है हम। ये क्या है? H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। एनीबडी नोज व्हाट इज हाइड्रोजन सल्फाइड बाय एनी चांस? क्योंकि छोटी क्लासेस में आप ये पढ़ चुके हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड एक गैस होती है, इसकी क्या खासियत होती है? स्मेल्स ऑफ रॉटन एग्स, राइट? हाइड्रोजन सल्फाइड। तो ये एक कंपाउंड है जो याद रहता ही है। इस तरीके से हर एक चीज के ना, तो अब जैसे HNO, HN3, सॉरी NH3, ये क्या होता है? व्हाट इज दिस? अमोनिया, राइट? इट हैज अ पंजेंट स्मेल। ओके, तो अमोनिया आप आप डे टू डे लाइफ में भी आप अमोनिया सुनेंगे, किसमें अमोनिया होता है। ठीक है, ये खाना मत खाओ इसमें अमोनिया है, ये हेयर डाई यूज मत करो इसमें अमोनिया है। तो ये तो ऐसे शब्द हैं जो हमारी डे टू डे लाइफ में है और हम इनको याद ज्यादा आसानी से रख सकते हैं। ऐसे टेबल सामने रख के रखना ज्यादा मुश्किल होता है, एटलीस्ट जैसे मेरे लिए मुश्किल होता है, कुछ लोग कर पाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से आप ये थोड़े से वैलेंसीज याद रखने की कोशिश करें। राइट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूले ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ठीक है, सो करना शुरू करें। कॉपर का वैलेंसी यहाँ दिया हुआ ही है तो इसलिए कोई मुश्किल नहीं है, 2। और ब्रोमीन की पता होनी चाहिए, क्या होती है ब्रोमीन की? एनीबडी रिमेंबर्स? देखिए एक चीज याद रखिए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये एक फैमिली है, नाम भी एक जैसे हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, राइट? ये एक फैमिली है, सबकी 1 होती है नेगेटिव, राइट? सबकी 1 होती है। तो ब्रोमीन की 1 है, क्लोरीन की 1 है, फ्लोरीन की 1 है, आयोडीन की 1 है, ये याद रखिए। ठीक है, तो हम क्रॉस ओवर कर देंगे। CuBr, Br हमारा मॉलिक्यूलर। अब एल्यूमिनियम नाइट्रेट, एल्यूमिनियम की तो दे ही दी उसने, याद भी होनी चाहिए। और नाइट्रेट की बताइए अब क्या होती है? अब ये नहीं मैं बताऊं। नाइट्रेट की वैलेंसी अभी अभी तो इतना लंबा डिस्कशन किया है नाइट्रेट के ऊपर। क्या होती है नाइट्रेट? C1। हाँ, थोड़ा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या होती है? किसने? मयंक ने बोला था शायद, राइट? क्या बोला था नाइट्रेट की वैलेंसी? चंदन, व्हाट इज द नाइट्रेट्स वैलेंसी?
3 चंदन HNO3 याद रखो, एक ही हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1। इतनी लंबी कहानी सुनाई मैंने, कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्या हुआ, सो गए थे सब? तो क्या बना ये AlNO3 होल थ्राइस, राइट? ये बन गया हमारा B। अब C करते हैं। C में क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम की क्या दी हुई है यहाँ, बहुत आसान है। अब फॉस्फेट अभी अभी हमने किया है, थोड़ा सा मुश्किल है याद रखना, लेकिन क्या थी फॉस्फेट की, अभी अभी हमने किया है 3, राइट? थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन याद रखने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है? तो Ca3PO4 क्या होगा, PO4, हाँ, तो ब्रैकेट में क्या आएगा, होल ट्वाइस, ठीक है? Ca3PO4 होल ट्वाइस, ठीक है? इसे ब्रैकेट बोलते वक्त हम ऐसा बोलते हैं, होल ट्वाइस, होल थ्राइस, राइट? डी, आयरन इज Fe, और उसकी कौन सी वैलेंसी ले रहे हैं, 3 ले रहे हैं। और सल्फाइड, ठीक है? एक चीज याद रखिए, सल्फर के ना बहुत सारी चीजें होती हैं। S होता है, SO2 माइनस माइनस होता है, SO3 माइनस माइनस होता है, राइट? और सल्फर भी माइनस माइनस, सबकी वैलेंसी 2 होती है। अब इनके नाम बताइए। इसको बोलते हैं सल्फाइड, इसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं, ये जब जैसे H2SO, सॉरी, SO3 एंड SO4, जैसे ऐसे आया H2SO3 आया, तो क्या बोलते हैं इसको, जो SO3 माइनस माइनस होता है। ये आयन की बात कर रहा हूं मैं, SO3 गैस की बात नहीं कर रहा हूं। अगर SO3 गैस होगी तो क्या बोल लेंगे, सल्फर ट्राइऑक्साइड, राइट? वो तो गैस है, न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल है। ये पॉली एटॉमिक आयन है, राइट? तो क्या बोलते हैं इसको, सल्फाइड। और को बोलते हैं सल्फाइड, और SO4 को बोलते हैं, SO4 माइनस माइनस को सल्फेट, ठीक है? तो ये ना बहुत मामूली से डिफरेंस है। देखिए इसमें D है, ये T बन गया, सल्फाइड से सल्फाइड, तो ऑक्सीजन आ गया, पहले केवल S है, फिर I का A बन गया, सल्फेट हो गया, तो SO4 हो गया। तो ये जो चीजें हैं ये आपको ना ध्यान से पढ़नी पड़ेंगी, वरना गलती हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है, D वाला है सल्फाइड, तो केवल S आएगा 2 के साथ, तो Fe2S3 हो गया, राइट? नाउ वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ द क्लास, राइट? बट इस तरह से आप बाकी भी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपको बताई हैं कि सल्फाइड और सल्फाइड के बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं, सल्फाइड और सल्फेट के बीच में कंफ्यूज ना हो जाएं। अच्छे अच्छे लोग हो जाते हैं, ठीक है? वो एक ही तरीका है कि आपको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा और क्वेश्चंस कर करके देखने पड़ेंगे। केवल ये नहीं कि किताब की रीडिंग कर ली, खाली किताब की रीडिंग करेंगे ना तो लगेगा सब समझ आ रहा है, लेकिन एग्जाम के समय में ब्लैंक। केमिस्ट्री ऐसा ही सब्जेक्ट है, आपको इक्वेशंस, एलिमेंट्स, उनके नाम ये बार बार लिखने पड़ेंगे अपने हाथ से। वो मेहनत से बचकर केमिस्ट्री पक्की नहीं होगी। आप खाली समझने से नहीं होता है, केमिस्ट्री में याद भी रखना पड़ता है, ठीक है?